हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना पार्टनरशिप एक्ट में यूनिट नंबर 4। तो ये हमारा लास्ट यूनिट है और इसके बाद हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके भेजूंगा और फिर हम लोग टेस्ट भी लेंगे। एनीवे, वो बात की बात है। फिलहाल यूनिट नंबर 4 अभी तो शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये जो 4th यूनिट है, दिस इज अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो क्या है ये? तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ फर्म। जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो दैट मीन्स जो पार्टनर्स का आपस का रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहा है। सो दिस विल इंक्लूड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, change in partners like admission, retirement और बेटा डेथ। तो ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन है। फर्म का जो कंपोजिशन है, जो पार्टनर्स के म्यूचुअल रिलेशंस हैं, अगर वो बदलेगी तो। और डिसोल्यूशन क्या है? Dissolution is the end of the business. Dissolution is the end of the agreement. कि जो पार्टनर्स का आपस का एग्रीमेंट है वो फिनिश हो गया, उसकी टाइम लिमिट पूरी हो गई और सर जी या फिर उन्होंने एग्रीमेंट करा कि ठीक है यार अब नहीं करेंगे, नाउ वी विल नॉट कंटिन्यू। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो एक एक करके चलते हैं। पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स लिए हुए हैं और देखिए इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं वो 1 by 1। सबसे पहला है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ठीक है, नया ही होगा बेटा जो आएगा वो। तो सेक्शन है 31। अब देखिए, एडमिशन में मेरे को आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं। सर, पार्टनर का एडमिशन हो सकता है? यस। कोई कंडीशन, मतलब कोई ऐसी शर्त जिसको पूरा करना पड़े तब एडमिशन होगा? यस। और वो है कि पार्टनर का जो एडमिशन होगा बच्चों, वो सभी पार्टनर्स के कंसेंट से होगा। मतलब सपोज ABC 3 पार्टनर्स, ए और बी चाहते हैं कि डी का एडमिशन कर लें, डी को भी पार्टनर बना लें, लेकिन सी मना कर रहा है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज पॉसिबल ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो यदि एक पार्टनर भी उससे एग्रीड नहीं है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। एडमिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्रीइंग टू एडमिट द न्यू पार्टनर। ठीक है, चलिए। तो ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, नई चीज नहीं मिली। एडमिशन अगर होगा तो सबकी सहमति से होगा। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अगर उनमें से एक भी एडमिशन के खिलाफ है तो वो एडमिशन को रोक लेगा, मतलब फिर एडमिशन हो नहीं पाएगा। तो ये उसके पास एक विशेष अधिकार हो गया, वीटो पावर जैसी चीज हो गई। सेकेंड पॉइंट है कि चलो एडमिशन हो गया। नाउ जिस दिन से एडमिशन हुआ, देखिए उसके बाद जो लाइबिलिटीज होंगी, डेट्स होंगे, उसके लिए नया पार्टनर भी जिम्मेदार होगा। बट क्या नया पार्टनर जिसका एडमिशन हुआ है
is liable for the debts which were incurred before his admission. तो देखिए, न्यू पार्टनर is not liable for debts or acts done before his admission. सर, नया पार्टनर पुराने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उसके एडमिशन से पहले कोई लोन्स लिए गए, फर्म ने सर बोरोइंग्स की हुई हैं, उसके एडमिशन से पहले, उसके एडमिशन से पहले कोई लॉ का ब्रीच हुआ है, कोई नॉन कंप्लायंस हुई है, तो जो नया पार्टनर आएगा वो उन सारी चीज़ों के लिए लायबल नहीं है जो उसके एडमिशन से पहले। ये पॉइंट पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, और इसमें ये था कि जो नया पार्टनर है, ठीक है, ही इज रेस्पॉन्सिबल, या कोई भी पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन व्हेन ही इज पार्टनर। तो जब आप पार्टनर हो उस समय जो एक्ट्स हुए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए है। जो कुछ उससे पहले हुआ था या जो कुछ उसके बाद होगा उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो नया पार्टनर जब भी आया है, उससे पहले के एक्ट्स, उससे पहले के कोई भी कार्य है, वह यानी नया पार्टनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्ट्स। वो उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, कतई नहीं। तो न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है बच्चों कि उसको लायबल बनाया जा सकता है। ही कैन बी मेड लायबल फॉर ओल्ड डेट्स। सर, ओल्ड डेट्स का मतलब जो उसके एडमिशन से पहले के, मतलब इस पॉइंट का एक्सेप्शन हो गया। कैसे बनेगा? बाई एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट याद है बच्चों? एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब होता है जो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली किया जाए, बाकायदा तय करा जाए, बाई वर्ड्स, मतलब एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं होगा। तो ही कैन बी मेड लायबल फॉर ओल्ड डेट्स बाई एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। लेकिन ये एग्रीमेंट ट्राईपार्टिएट होना चाहिए, ट्राईपार्टिएट होना चाहिए। ट्राईपार्टिएट मीन्स त्रिपक्षीय, मतलब 3 पार्टियां होंगी इसमें। कौन कौन? सर, न्यू पार्टनर जिसका एडमिशन हुआ, ओल्ड पार्टनर्स जो पुराने वाले हैं, और क्रेडिटर्स यानी कि जिनके लिए फर्म लायबल है, वो लोग भी इसका पार्ट होना चाहिए, अदरवाइज उनका कोई अधिकार अराइज नहीं होगा, दे कैन नॉट स्यू हिम। तो सर, ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट, 3 पार्टी जिसमें होती हैं। तो नया पार्टनर देखिए, उसका एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक उसके साइन नहीं होंगे उसकी लायबिलिटी कैसे फिक्स होगी? सर, पुराने पार्टनर्स इसलिए क्योंकि उनकी लायबिलिटी थी एक्चुअली, और क्रेडिटर इसलिए, क्रेडिटर इज द पर्सन टू हुम फर्म इज लायबल। तो क्रेडिटर इसलिए क्योंकि सर जी उसका राइट तभी आएगा जब वो भी एग्रीमेंट के पार्टी हो। सर, एक रूल यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ए स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में अगर सपोज ए और बी के बीच में सूट फाइल हुआ, मतलब सॉरी एग्रीमेंट हुआ, ए और बी 2 लोग हैं बेटा, ठीक है, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ए विल पे ₹5,000 टू सी ऑन सपोज 1 जुलाई 2020। बहुत बढ़िया।
अब बच्चों इस एग्रीमेंट की एक कॉपी सी को भी दी गई, लेकिन इस एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है सी। एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है? ए और बी। ए ने और बी ने साइन किए हुए इस एग्रीमेंट पे। ए के साइन है और बी के साइन है, सी के साइन नहीं है। सी इज नॉट ए पार्टी एंड ए हैज प्रोमिस्ड टू पे सर्टेन अमाउंट टू बी, ओ सॉरी, टू सी। सी इज नॉट ए पार्टी टू द एग्रीमेंट एंड यू सी कि सी इस एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है, बट इसको 5,000 रुपए मिलेंगे, ये ए और बी ने तय किया है। इस एग्रीमेंट की एक कॉपी सी को भी डिलीवर करी गई। अब 1 जुलाई हो गई और ए ने पैसे नहीं दिए। क्वेश्चन, क्या सी ए पर सूट फाइल कर सकता है? आंसर, नहीं, नहीं कर सकता। सी इज नॉट ए पार्टी टू द एग्रीमेंट। सी के साथ तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो सी हैज नो राइट। बी कैन फाइल ए सूट, बी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, परंतु सी नहीं कर सकता। तो स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ए जनरल रूल। हालांकि दिस रूल हैज सम एक्सेप्शंस व्हिच वी विल डिस्कस लेटर। राइट नाउ इफ यू सी कि ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर में एग्रीमेंट हुआ कि जो न्यू पार्टनर है वो पुराने डेट के लिए भी लायबिल है, ठीक? ऐसे ही तो एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में। सर ए मान लो ओल्ड है, न्यू पार्टनर बी है, इन्होंने एग्री किया कि जो पुराने क्रेडिटर्स हैं उनका भी पैसा देंगे, तो वो तो सूट फाइल नहीं कर सकता। सो इट मस्ट बी ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट। ये त्रिपक्षीय है, 3 पार्टियां होंगी इसमें, पुराना पार्टनर, नया पार्टनर और क्रेडिटर्स, तब ये एनफोर्सिएबल होगा, अदरवाइज ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा। चलिए, तो लेट मी समराइज। सिंपल है बच्चों, फिर से सुनो। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सो द रूल्स आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 31. There are 3 points only. First point, a new partner can be admitted only with the consent of all partners. So if one या any of the existing partner is not in favor of admission of new partner, he cannot be admitted. He can be admitted only when all parties consent. Second, because a partner is liable for the acts done at the time when he is partner. So, applying this rule, the incoming partner will be responsible for the acts, for the liabilities incurred only after his admission. So, any act or liabilities which were incurred before his admission, the new partner is not liable. However, he can be made liable for existing liabilities, for existing debts, for existing acts, if he expressly agrees to be liable for that. However, this agreement must have 3 parties: the new partner, the old existing partners, and the persons in whose favor the firm is responsible, that is the creditors. So there must be a tripartite agreement. So this is all about admission of a new partner, section 31. तो ठीक है बच्चों। सर इसमें एक चीज आपने ये देखा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड नोवेशन। इसको नोवेशन कहा जाता है। नोवेशन का मतलब होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया अगर हम कर लेते हैं तो देखिए, पुराना कॉन्ट्रैक्ट होगा ओल्ड पार्टनर्स और क्रेडिटर्स के बीच में। भाई इसने गुड्स सप्लाई करे, इनको पैसा देना था, तो ये लोगों का था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया हो गया इन तीनों के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड नोवेशन। टेक्निकल टर्म है नोवेशन। बाकी नोवेशन के बारे में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टेक में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये था बच्चों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और उसके रूल्स हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से पार्टनर का एडमिशन होगा। तो दिस इज आई थिंक सिंपल और याद भी हो गया होगा आप लोगों को।
बस अब ये रह गया कि हम एग्जाम में उसको प्रॉपरली लिख भी आए। उसके लिए हमको थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के लिख पाना बहुत मुश्किल है। तो लेट मी कंप्लीट द चैप्टर फर्स्ट, उसके बाद आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि उसके बिना हम एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। और देखिए फिलहाल टारगेट तो एग्जाम ही है, उसी को ध्यान में रख के चल रहे हैं। और जब हम लिखेंगे तो दैट विल इम्प्रूव आवर राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्किल्स, एंड दिस विल ऑल्सो गिव अस एन इनसाइट वेदर वी आर एबल टू राइट द आंसर्स। याद तो कर लिए पर लिख भी पा रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट दिस दैट प्रोसेस आई विल अंडरटेक ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ओके, सो सर एडमिशन हो गया। नाउ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन का सेक्शन नंबर कितना था? 31। रिटायरमेंट का कितना है जी? 32। तो क्या सर जी पार्टनर रिटायर हो सकता है? तो ऑब्वियसली रिटायर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? तो देखिए, तो रिटायरमेंट कैसे होगा सर? रिटायरमेंट का मोड क्या रहेगा, मतलब तरीका क्या रहेगा? तो देखिए मैं बताता हूं आपको। एडमिशन में सिर्फ एक कंडीशन थी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल। सर रिटायरमेंट भी विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स हो सकता है, विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, या फिर एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। और अगर पार्टनरशिप इज एट विल, तो जस्ट बाय गिविंग ए नोटिस। तो वो व्यक्ति सिर्फ नोटिस देकर रिटायर हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। तो जो रिटायरमेंट है सर, वो रिटायरमेंट एक मतलब वॉलंटरी है और पार्टनर की इच्छा पर है। और वो अगर ये कहता है कि मैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो ही हैज ऑल द राइट्स। अब अगर पार्टनरशिप इज एट विल, ओके, इन दैट केस उसको सिर्फ एक नोटिस देना है इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स और उसको बताना है कि ही वांट्स टू रिटायर। सर इस नोटिस में क्या क्या होगा? देखिए, तो नोटिस इन राइटिंग होना चाहिए टू अदर पार्टनर्स, बाकी के पार्टनर्स को देगा, ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। और वो ये बोलेगा कि भाई अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। सर अगर एग्रीमेंट में कुछ और प्रोवाइडेड है, कोई मेथड प्रोवाइडेड है, कोई तरीका प्रोवाइडेड है, तो उस मेथड से, उस तरीके से भी रिटायरमेंट हो सकता है। क्योंकि जब पार्टनरशिप की गई थी तो एग्रीमेंट हुआ था, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया बहुत पहले दिया था बच्चों, और थोड़ा सा लिख के भी बताया था कि दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन दिस डे बिटवीन 1 to 3, जो भी नाम है लोगों के। दिस डीड नाउ विटनेसेस एज फॉलोज, और फिर वो क्या क्या उसमें आएगा वो सब चीजें हम लोग लिखते थे। तो सर जी इस एग्रीमेंट में रिटायरमेंट को लेकर के मान लीजिए कोई क्लॉज है। सर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, द नेम ऑफ द फर्म शैल बी दिस वन, फर्म ये कार्य करेगी, बिजनेस यहाँ पर होगा, वो सब बातें लिखी है। तो अब मान लीजिए एक क्लॉज है 21, मैंने 1 से नंबर अज्यूम के, नंबर का कोई महत्व तो नहीं है, मैं क्लॉज बना रहा। डीड में लिखा हुआ है, कब लिखा था? जब फर्म बनी थी। क्या लिखा था? एनी पार्टनर कैन
retire from the firm as per his will. However, for this, he will give a notice to firm 2 months before date of retire. So this is a provision which is, कुछ भी लिख सकते हैं. देखो एग्रीमेंट में पार्टनर्स कैन एग्री एनीथिंग. तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जिस दिन नोटिस देगा उसके 2 महीने बाद रिटायरमेंट होगा. उसको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा. तो एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट रिटायर हो सकता है. सर वो ये लिख सकते थे, एनी पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स. तो फिर वो मेजॉरिटी से रिटायर होगा. सबकी सहमति से नहीं चाहिए, फिर मेजॉरिटी की कंसेंट चाहिए. अगर मेजॉरिटी डिसाइड करती है ठीक है जाओ, तो वो जा सकता है. और विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर, ये तो है ही बेटा. तो दिस इज हाउ अ पार्टनर कैन रिटायर. नंबर 1, with the consent of all partners. Number 2, as per terms of agreement. Or number 3, sir, if partnership is at will, then he can retire just by giving a notice. Okay. अब ये तो हो गई बात कि रिटायर कैसे होगा. What is the way? How can a partner retire? Now उसकी लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे बच्चों. तो देखिए, ही इज या विल बी लाइबल फॉर डेट्स और एक्ट्स डन एट द टाइम व्हेन ही वाज पार्टनर. हिज लाइबिलिटी will continue until he gives a public notice. ठीक है सर. however he can be exempted from his liability. He can be admitted from his liability by tripartite agreement. किस किस के बीच होगा बच्चों? रिटायरिंग पार्टनर और अदर पार्टनर्स और क्रेडिटर्स. So this is about his liability. तो देखिए, ही इज लाइबल या ही विल रिमेन लाइबल फॉर द डेट्स इनकर्ड व्हाइल ही वाज पार्टनर, फॉर द एक्ट्स डन व्हाइल ही वाज पार्टनर. तो पार्टनर रिटायर होने के बाद भी लाइबल रहेगा फॉर ऑल दैट विच वाज इनकर्ड अप टू हिज रिटायरमेंट. तो अगर सपोज एक पार्टनर रिटायर हुआ 31 मार्च 2020 को, तो उससे पहले जो फर्म के डेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, या फर्म ने कुछ गलत काम किया हुआ है, भले ही लाइबिलिटी बाद में अराइज हो, बट बिकॉज द एक्ट वाज डन एट द टाइम व्हेन मिस्टर एक्स वाज पार्टनर, तो वो आगे भी लाइबल होंगे. मतलब लाइबिलिटी पीछा नहीं छोड़ेगी. फर्म छोड़ दो, रिटायर हो जाओ, पर जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो, जिस दिन आप फर्म छोड़ रहे हो, उस दिन के डेट्स के लिए, उस दिन की चीजों के लिए यू विल बी रेस्पॉन्सिबल टिल इंफिनिटी. बचोगे नहीं. हाँ, जो कार्य रिटायरमेंट के बाद होंगे उससे कोई मतलब नहीं. ये पॉइंट लिखा नहीं, जो कार्य बाद में होंगे उससे मतलब नहीं है, दैट इज इम्प्लाइड. ठीक है सर. इसकी लाइबिलिटी उस समय तक कंटिन्यू करेगी जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दे देता. रिटायरमेंट के केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि हम पब्लिक नोटिस दें। सर मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, अब लोगों को तो यही मालूम है ना मैं पार्टनर हूं। नाउ इफ आई रिटायर फ्रॉम दैट फर्म, यदि मैं उस फर्म को छोड़ता हूं, मैं उस फर्म का त्याग करता हूं, दैट इज व्हाट रिटायरमेंट। तो दूसरे लोगों को क्या मालूम कि मैंने फर्म छोड़ दी है, और they can supply goods, services, loans, etc. to the firm on the belief that I am still partner while I have already left. So what is required by law, that the retiring partner should give a public notice. जो retiring partner है वो public notice देगा। It's not necessary कि वो ही दे, continuing partners भी notice दे सकते हैं। पब्लिक नोटिस होना चाहिए, नोटिस रिटायरिंग पार्टनर दे सकता है या इवन कंटिन्यूइंग पार्टनर दे सकते हैं कि मिस्टर एक्स कल तक हमारे पार्टनर थे, अब उन्होंने फर्म छोड़ दी है, जो भी उनसे डील करेगा वो जानेगा। भाई उन लोगों को भी तो फंसने का डर है ना। तो लाइबिलिटी विल कंटिन्यू अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। लेट मी करेक्ट द लैंग्वेज। हिज लाइबिलिटी विल कंटिन्यू अंटिल अ पब्लिक नोटिस इज गिवन, ठीक, either by him or by continuing partners. Okay, तो नोटिस कोई भी दे सकता, वो थोड़ा गलत हो गया था तो मैंने करेक्ट कर दिया। पब्लिक नोटिस तक लाइबिलिटी विल कंटिन्यू, लेकिन बच्चों ही कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस लाइबिलिटी। एग्जेम्प्टेड मतलब उसको मुक्त किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है कि भाई ठीक है तुम रिटायर हो गए, तुम्हारी लाइबिलिटी भी खत्म, लेकिन उसके लिए ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिटर्स। सर जस्ट लाइक एडमिशन, इसको सर तभी छोड़ा जा सकता है जब सब लोग इसके लिए वो करें, दैट इज कि एग्री करें। क्रेडिटर का एग्रीमेंट बहुत जरूरी है और क्रेडिटर का एग्रीमेंट अति आवश्यक है बच्चों, बहुत जरूरी है। सर आपने देखा कि पब्लिक नोटिस जरूरी है। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है नोटिस टू पब्लिक। सर कैसे दिया जाएगा ये? सर हाउ विल यू गिव ए नोटिस टू पब्लिक? आपने मेरे को नोटिस देना है, ठीक है, मेरे को लेटर दे दो, मेरे को लेटर बाय पोस्ट भेज दो। पब्लिक को कैसे करोगे? तो बहुत लोग हैं। तो बेटा न्यूज़पेपर में और ऑफिशियल गजेट में इसको प्रिंट कराया जाता है। ऑफिशियल गजेट क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर जी ये कौन दे सकता है? तो कोई भी दे सकता है, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर भी दे सकते हैं और रिटायरिंग पार्टनर भी दे सकता है। पब्लिक को पता लगना चाहिए। स्लीपिंग पार्टनर अगर कोई है, स्लीपिंग पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस इज नॉट नेसेसरी। तो अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है बच्चों? Sleeping partner means a partner who is not actively participating in business, मतलब जो काम नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो स्लीपिंग पार्टनर के केस में बच्चों पब्लिक नोटिस की कोई जरूरत नहीं, उसको नहीं देना है। बट अदरवाइज द लाइबिलिटी विल कंटिन्यू अनलेस एंड अनटिल वी गिव ए पब्लिक नोटिस। ओके, तो ये था हमारे प्रोविजंस रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सो क्वेश्चन 12 इज देयर, अ पार्टनर में रिटायर, मिटा दिया मैंने, विद कंसेंट ऑफ ऑल एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप और वेयर पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग ए नोटिस टू ऑल अदर्स ऑफ हिज इंटेंशन। सर ही इज लायबल फॉर द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड व्हाइल ही वाज पार्टनर। तो जब वो पार्टनर था उस समय के कार्यों के लिए वह हमेशा लायबल रहेगा। He may be discharged from liability to third party for acts done before his retirement.
सर जी उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज मतलब छोड़ा जा सकता है, उसकी लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी if it is agreed with third party and partners. So there must be tripartite agreement, retiring partner, remaining partner and creditors. Retired partner continues to remain liable until public notice is given. Notice कोई भी दे सकता है, और सर कहाँ, सर जी कंटिन्यूइंग पार्टनर भी दे सकते हैं, रिटायरिंग भी दे सकता है. स्लीपिंग पार्टनर में रिटायर विदाउट गिविंग ए पब्लिक नोटिस. ओके, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर. तो अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े सवाल वो पूछता है. तो MNP आर पार्टनर्स, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर में डील करते हैं. शॉर्ट में लिख लूं, फ्रिज. ऑन 1 अक्टूबर मिस्टर P रिटायर्ड. P ने फर्म छोड़ दी, लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया. ओ मारा. और MNP विजिटेड ए ट्रेड फेयर और टेक्निक देखने गए. X जो दिखा रहा था वॉज इम्प्रेस्ड विद द इंटरेक्शंस ऑफ P. रिटायर्ड पार्टनर से बड़ा इम्प्रेस हो गया और उससे विजिटिंग कार्ड माना. कार्ड में भी लिखा है कि पार्टनर है, जबकि he has already retired. X supplied refrigerator to firm on the belief कि P is partner. अब बताओ क्या P liable होगा? ये that is the question. So the answer is yes. क्योंकि देखिए रिटायरिंग पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन at the time when he was partner. So whatever happened, that happened after his retirement. But before he gave a public notice, तो इसलिए he is responsible. Secondly, यहाँ पे partner by holding out का concept भी लगेगा. और partner by holding out, if someone is doing such act या such activities which gives an impression that he is partner, another person believes that he is partner, so he would be responsible. तो दोनों रूल्स है. तो आंसर में देखिए पब्लिक नोटिस की बात किए हैं और ये हो गया, तो ऐसा करना है. और देखिए होल्डिंग आउट की बात भी की है. दोनों रीजन लग रहे हैं. होल्डिंग आउट हमने शुरू में पढ़ा था, वेयर वन पर्सन इज नॉट ए पार्टनर, लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो पार्टनर है, तो एज पार्टनर वो लायबिल होगा. तो यहाँ पे एज पार्टनर उसकी लायबिलिटी होगी और वो होल्डिंग आउट में भी फंसेगा. और क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो इसलिए भी वो जिम्मेदार है. और वो उस एंगल से भी हम देखें तो वो यहाँ पे फंसता है. दोनों केस में जो है P लायबल होगा. ठीक है बच्चों, तो बस इसी सब चीज़ों को हमको डिस्कस करना है. तो ये था एडमिशन और रिटायरमेंट. अगली हेडिंग है एक्सपल्शन, माने पार्टनर को निकाल देना, एक्सपेल कर देना. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. फिलहाल इतने ही रखते हैं. मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद, यानी कि अगली क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.